बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नंद पागल थी। मेरी सास उसे बांध कर रखती थी, क्योंकि वो दुल्हन बनकर जिस घर का आधी रात को दरवाजा बचाती थी, तो उस घर के मर्द को मजबूरन नंद से शादी करनी पड़ जाती थी और फिर वो तलाक भी दे देता। मगर जो इनकार करता था वो अगले दिन ही मर जाता था। मैं अपनी पागल नंद से तंग थी, इसीलिए शौहर को लेकर अलहदा हो गई। आधी रात को दरवाजा बजा, चूं ही खोला तो जान निकल गई। वहां दुल्हन नंद बनकर खड़ी थी और ताली बजाकर मेरे ही शौहर को। मेरा नाम मदीहा है और मेरे घर वाले मुझे प्यार से मधु कहते थे। मैं अपने घर भर की लाडली थी, न सिर्फ माँ बाप बल्कि दादा दादी की आंखों का भी तारा थी। हम शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली में रहते आए थे। ऊपर वाले पोर्शन में ताया और चचा और नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रहते थे। हमारी एक बेवा फुप्पो भी रहती थी, जो सालों बाद हमारे घर आती थी। उनके 2 बच्चे थे, मगर वो कभी भी उनको लेकर नहीं आई। मुझे जाने क्यों ऐसा महसूस होता था कि फुप्पो को घर में कोई भी पसंद नहीं करता सिवाय दादी के। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। मेरी 2 बहनें और एक भाई था। मेरी मंगनी ताया के बेटे फारूक से तय थी। मैं भी इस मंगनी से खुश थी और मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं अपने बड़ों की खुशी में खुश थी। मेरे बड़े भाई की शादी ताया की बड़ी बेटी फिजा से तय हुई। हम सब बहुत खुश थे। यह हमारे खानदान की पहली शादी थी। पुप्पो को भी कार्ड भेजा गया और मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमारे घर से कोई बड़ा उनको लेने या शादी का कार्ड देने नहीं गया, बल्कि शादी का कार्ड पोस्ट के जरिए ही भेज दिया गया था। मैंने हैरानी से अम्मी से पूछा, क्या ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? पुप्पो से कोई नाराजगी है क्या? अम्मी कहने लगी, अरे ऐसी कोई बात नहीं, बस वो दूसरे शहर में रहती है ना, तो इतनी दूर जाने के लिए अभी किसी के पास वक्त नहीं है। शादी सर पर है और ढेरों काम है। मुझे अम्मा की बात पर यकीन ना आया, मगर मैं चुप कर गई। फुप्पो का सलूक चाहे बाकियों के साथ कैसा भी हो, मगर उन्होंने मेरे साथ हमेशा बहुत नरमी और प्यार से बात की थी, इसीलिए मुझे उनके साथ हमदर्दी होती थी। मेरा ख्याल था कि पप्पो ने अपने बड़ों और भाइयों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसीलिए आज तक ताया, चचा और अब्बा उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। मैं बहुत शौक से अपने भाई और भाभी के लिए खरीदारी कर रही थी। अम्मा और ताई सब खानदान के बड़ों के लिए कपड़ों की खरीदारी कर रही थी। जब अम्मा ने राजदारी से ताई से पूछा, भाभी आपका क्या ख्याल है, वो शादी पर आएगी? मैंने कान उनकी गुफ्तगू की तरफ लगा दिए। मुझे शक था कि फुप्पो की ही बात हो रही थी। ताई ने कहा, अब ये तो नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो बच्चों को साथ लेकर आएगी या अकेली। बहरहाल कपड़े ले लेते हैं, एक सूट उसका, एक उसकी बेटी का और एक बेटे का। मैंने आज तक फुप्पो के बच्चों को नहीं देखा था। हाँ, मगर उनके बेटे से गायबाना तारुफ था। वो जब भी आती मेरे साथ अपने बेटे की ढेरों बातें करती थी और बहुत तारीफें करती थी, इसीलिए मुझे बहुत शौक था कि उनके बच्चों से मिलूं। खैर, शादी का दिन भी आ गया। मेहंदी की रात जब पप्पो अकेली आई तो मुझे बहुत मायूसी हुई। मैंने कहा, पप्पो आप अपने बेटे को लेकर नहीं आई? तो वो कहने लगी, मेरा बेटा कल आएगा, बेटी बीमार रहती है ना, तो वो घर पर ही रहेगी। पप्पो की बेटी के बारे में भी पूरे खानदान में अजीब बातें थी। कोई कहता था वो पागल है और कोई कहता था कि उसको दिमागी बीमारी है। जितने मुंह उतनी बातें। मगर पप्पो ने आज तक किसी बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की थी। खामोशी से आती थी और खामोशी से चली जाती थी। भाई की बारात वाले दिन मैं बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे उम्मीद थी कि फारूक, मेरा मंगेतर, मेरी तारीफ करेगा, मगर वो शायद पत्थर का था, जिसने सिर्फ एक नज़र मेरी जानिब देखा और फिर देखा ही नहीं। हालांकि कई रिश्तेदार मेरी जानिब बार बार देख रहे थे। उन्हीं में एक और लड़का भी था, हल्के आसमानी रंग के पैंट कोट में। वो बहुत डिसेंट और हैंडसम लग रहा था। मैंने कई बार नोटिस किया कि वो मुसलसल मुझे ही देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उससे लड़ने पहुंच गई। इससे पहले कि मैं उससे बदतमीजी से बात करती, फुप्पो एक जानिब से चली आई और उसकी तरफ इशारा करके कहने लगी, मदीहा ये मेरा बेटा आहल है। आहल, ये मदीहा है, मेरी प्यारी भतीजी। मैं चौंक गई। वो कहीं से भी फुप्पो का बेटा नहीं लग रहा था। फुप्पो का रंग भी काला था और नैन नक्श भी इतने खास नहीं थे, जबकि सामने खड़ा लड़का यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखता था। वो कहने लगा, अम्मी मैं आपके बताने से पहले ही समझ गया था कि इतनी प्यारी लड़की आपकी वही भतीजी हो सकती है जिसकी आप इतनी तारीफें करती हैं। वो मेरी तरफ मुंह करके बोला, आप बहुत हसीन लग रही हैं। मैं इतने खुले लफ्जों में अपनी तारीफ सुनकर शर्म के मारे लाल हो गई और फौरन वहां से भाग गई। ऐसा कभी मेरे साथ पहले नहीं हुआ था कि किसी लड़के को देखकर मेरा दिल बेकाबू हुआ हो। मैं खुद भी अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। मेरी मंगनी हो चुकी थी और कुछ ही अरसे में मेरी शादी होने वाली थी, मगर मैं अब उसकी तरफ क्यों खींची चली जा रही थी? भाई की शादी के दौरान ही हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उसने मुझे शादी के लिए भी कह दिया था। भाई की शादी के कुछ दिनों बाद ही फुप्पो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता ले आई थी।
मेरे अब्बू के गुस्से की इंतहा ही नहीं थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती कि मेरी बेटी की मंगनी हो चुकी है? और अगर ना भी हुई होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी तुम्हारे शौहर के बेटे को नहीं देता, जिसके ना खानदान का पता है और ना ही नस्ल का। मैं अंदर खड़ी बहुत डर रही थी। पुप्पो ने बहुत हौसले से अब्बू की बात सुनी और फिर कहने लगी, एक बार अपनी बेटी से भी पूछ ले। ये सब सुनकर घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी सकती हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके अब्बू के सामने आकर कहा, मैं आहल को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बू समेत सब दंग रह गए और अब्बू ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और मैं रोती हुई अंदर चली गई। अम्मा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो तुम्हारी पुप्पो का सगा बेटा नहीं है, उसके मरहूम शौहर की पहली बीवी की औलाद है। हम तुम्हें उस जहन्नुम में नहीं धकेल सकते। मगर मुझे उस हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मुझे पहले ही बता चुका था कि वो पुप्पो का सगा बेटा नहीं है। मैंने खाना पीना छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर मेरी जबरदस्ती फारूक से शादी करवाने की कोशिश की तो मैं ऐन शादी के वक्त इनकार कर दूंगी। मजबूरन सब घर वालों को मेरी बात माननी पड़ी और उन्होंने सादगी के साथ मुझे रुखसत करके सारे ताल्लुक तोड़ दिए। मेरी शादी पर भी फुप्पो अपनी बेटी को लेकर नहीं आई थी और यही कहा था कि वो थोड़ी बीमार थी, इसीलिए नहीं आ सकी। नई नवेली दुल्हन की शादी के रात बड़े अरमान होते हैं कि वो मुंह दिखाई लेगी, शौहर की ज़बानी अपनी तारीफ सुनेगी और एक नई जिंदगी के खूबसूरत सफ़र का आगाज करेगी। यही सब अरमान मेरे भी थे और मुझे यकीन था कि ये अरमान पूरे भी होंगे, क्योंकि मेरी पसंद से शादी हुई थी और मेरी सास मेरी फुप्पो ही थी, जो मुझे बहुत चाव से ब्याह कर अपने घर लाई थी। इसीलिए मैं मुतमईन थी कि मेरी ज़िंदगी यहाँ अच्छे से गुजरेगी। मैंने जैसे ही रुखसती के बाद अपने ससुराल में पहला कदम रखा तो अचानक एक छोटा सा पत्थर मेरे माथे पर आकर लगा। मैं वहीं तकलीफ के मारे नीचे बैठ गई। मेरे माथे से खून बहने लगा। नजर उठाकर देखा तो एक काली स्याह रंगत की लड़की सामने खड़ी तालियां बजा रही थी। मैंने देखा कि मेरे शौहर और मेरी सास का रंग फक हो गया। मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी और उसे पकड़कर खींचती हुई अंदर कमरे में ले गई। मैंने अपने शौहर से पूछा कि कौन है ये लड़की? कहने लगा, ये मेरी बहन है, तुम्हारी नन। तुम्हें बताया तो था कि ये थोड़ी बीमार रहती है। मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। वो लड़की जो मेरी नन थी वो बीमार नहीं, पागल लग रही थी। पहला धोखा तो यहीं खुल गया था जो मेरी सास और शौहर ने दिया था कि मुझे नंद की असलियत नहीं बताई थी। अभी हम कमरे में जाकर सांस भी न ले पाए थे कि मेरी सास दौड़ती हुई आई और मेरे शौहर को कहा, मेरे साथ आकर उसे बांधो। मेरा शौहर फौरन माँ के कहने में आकर उसके पीछे चल दिया। मैं भी उनके पीछे चली गई। जो मंजर नजर आया उसे देखकर मैं दंग रह गई। सास और शौहर मिलकर मेरी नंद को रस्सियों से बांध रहे थे, यानी वो इस हद तक पागल थी कि उसे आजाद छोड़ा नहीं जा सकता था। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा शौहर बहुत शर्मिंदा था। वो मुझसे माजरत कर रहा था। कहने लगा, मुझे लगा था कि अम्मी ने तुम्हें नौशी की हालत के बारे में बता दिया होगा। वो कई सालों से ऐसी ही है। उसको आजाद छोड़ो तो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। मैं चुप रही। अगले दिन मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि उन्होंने इसलिए अपनी बेटी की असलियत नहीं बताई कि कहीं मैं नंद के बारे में सुनकर सास के बेटे से शादी से मना ही न कर दूं। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि बात कुछ और है। इतनी छोटी बात नहीं, कुछ बड़ी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। खैर, मैंने सोचा जब ये रात सामने आ गया है तो वो भी आ ही जाएगा। ये हमारी शादी के 1 हफ्ते बाद की बात थी। मैं आधी रात को पानी पीने उठी तो यूं महसूस हुआ कि कोई बाहर गेट की तरफ बढ़ा है। मैं भी दबे कदमों आगे बढ़ी तो क्या देखती हूँ कि मेरी नंद दुल्हन बनी हुई थी और बाहर का गेट खोलकर गली में निकल गई थी। मेरी सास न जाने किधर थी। अभी मैं सास को उठाने का सोच ही रही थी कि वो खुद ही अपनी बेटी को ढूंढती हुई कमरे से बाहर आ गई। मुझसे पूछा तो मैंने बाहर की तरफ इशारा करके बताया कि वहां गई है। सास बाहर की तरफ भागी। मैं भी पीछे गई कि जाने क्या हो रहा है। देखा तो सास मेरी नंद को रोक रही है और वो एक घर का दरवाजा खटखटा रही थी। इतनी देर में अंदर से एक मर्द बाहर निकला। मेरी नंद को देखकर उसकी रंगत फक हो गई। वो मेरी नंद को लेकर अंदर चला गया। मेरी सास वापस घर आ गई। मुझे सारे मामले की समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। ऐसे कैसे वो अपनी बेटी को किसी अनजान मर्द के पास छोड़ आई है। मैंने सास से पूछा तो उन्होंने जो हकीकत बताई वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। सास ने बताया कि मेरी बेटी पागल है, लेकिन वो आधी रात को दुल्हन बनकर जिस घर का दरवाजा बजाती है उस घर के मर्द को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ती है, मगर अगले ही रोज उसे तलाक भी हो जाती है। मैंने कहा, अगर कोई शादी से इनकार कर दे? सास कहने लगी, तो वो मर जाता है। मैं ये सुनकर हंसने लगी। मेरी सास को गुस्सा आ गया। कहने लगी,
तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? चलो मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी घर में ले गई जहां कुछ देर पहले नंद गई थी। वहां अब सब जाग चुके थे और उस मर्द के साथ मेरी नंद के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। मेरी आंखों के सामने ही कुछ देर में मौलवी आ गए और उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया गया। मैं सकते में रह गई। वाकई वो सच कह रही थी। अब मुझे बेचैनी से सुबह का इंतजार था, क्योंकि सास ने कहा था कि ठीक 10 बजे वो तलाक लेकर घर आ जाएगी, और वैसा ही हुआ। पूरे 10 बजे मेरी नंद तलाक लेकर घर आ गई। मैंने परेशान होकर शौहर से पूछा तो वो कहने लगा, मैं ये सब जानता हूँ, ये ड्रामा हर माह 2 बार तो लाजमी होता है। जब उसे मौका मिलता है वो यही करती है। अगर अम्मा उसे बांध कर ना रखे तो शायद वो रोज ही घर से निकल जाए। मुझे ये सब सुनकर हैरानी के साथ साथ उलझन भी हो रही थी कि ये कैसा पागलपन है। ऐसा तो पहले कभी ना देखा और ना ही सुना। मैंने खुद 2-3 बार अपनी आंखों से ये सब देखा था। लोगों को भी अब इस बारे में मालूम हो गया था, इसीलिए सब डरने लगे थे और चुपचाप उससे शादी कर लेते। मुझे मोहल्ले की ही एक औरत ने बताया कि एक बार एक नया शादीशुदा जोड़ा मोहल्ले में आया था। तुम्हारी नन ने आधी रात को उसका दरवाजा बजाया और उससे शादी करने का कहा, लेकिन उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। सारे मोहल्ले वालों ने उसे बहुत समझाया, मगर वो ना माना और सुबह होते ही वो लड़का मर गया। ये सारी कहानी अगर मैं अपनी सास से सुनती तो मुझे यकीन ना आता, मगर जब मोहल्ले से ही ये सब सुनने को मिला तो मुझे यकीन करना ही पड़ा। आए रोज नंद के इन तमाशों से मैं तंग आ गई थी। सास उसे बांध कर रखती थी और वो बहुत शोर मचाती थी। मैं मजीद वहां नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने शौहर को साफ साफ कह दिया कि अलहदा घर ले दे। मेरी सास ने बहुत रोका, मगर मैं अपने शौहर को लेकर दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गई और सास को यही कहा कि हमारे घर ना आना। यहाँ आकर जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मैं यहाँ बहुत खुश थी, क्योंकि आए रोज नंद के तमाशे नहीं देखने पड़ते थे। एक रात हम दोनों सो रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई कि इस वक्त कौन आ गया। मैं और मेरा शौहर दोनों ही दरवाजा खोलने गए। जो ही दरवाजा खोला तो जान निकल गई, क्योंकि सामने ही मेरी नंद दुल्हन बनी खड़ी थी और ताली बजाने लगी। मेरी सास भी उसके पीछे ही आ गई। मैंने कहा, ये क्या बकवास है? अब तुम अपने भाई से शादी करोगी? तुम जाओ यहाँ से। मेरी सास ने कहा, अगर शादी नहीं हुई तो तुम्हारा शौहर मर जाएगा। मेरे पास एक हल है, ये शादी हो सकती है। मैंने कहा, आप पागल हैं क्या? बहन भाई की शादी करवाएंगी? मैंने दरवाजा बंद कर दिया। सास और नंद बाहर से ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मेरा और मेरे शौहर का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। हम कमरे में जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि ये क्या मुसीबत आ गई है। अभी 1 घंटा भी न गुजरा था कि एक औरत ने दस्तक दी और अंदर आने की इजाजत तलब की। जब उसने बताया कि मैं तुम्हारे शौहर की माँ हूं तो मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर से वो मिलती रहती थी और मुझसे आज पहली बार मिल रही थी। कहने लगी, मैंने सुना है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, तो मैं उससे मिलने चली आई। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ अगर तुम लोग मेरा साथ दो। मैं एक आमिल को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मैंने कहा, आप चली जाएं, हम किसी आमिल के पास नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह की तरफ से मेरे शौहर की मौत लिखी है तो उसको आ जाएगी, और अगर नहीं लिखी तो किसी सूरत नहीं आएगी। इतनी देर में मेरी सास और मेरी पागल नंद भी चली आई। अजीब ही सूरत हाल हो गई थी। एक तरफ मेरी फुप्पो और दूसरी तरफ मेरे शौहर की माँ, दोनों एक दूसरे को नफरत से देख रही थी। इतने में मेरे शौहर की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। हम सब घबरा गए। वो तड़पने लगा और तड़प तड़प कर जान दे दी। मेरी सांस रोने लगी। मेरी फुप्पो ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे जादू की वजह से। मेरी नफरत में आज तुमने अपने ही बेटे की जान ले ली। मैंने कहा, फुप्पो मुझे शुरू से सारी बात बताएं, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हैं और ये सब क्या है? फुप्पो चुप रही तो मेरे शौहर की माँ कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये क्या बताएगी? मैं अपने शौहर और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी जब इसकी नजर मेरे शौहर पर पड़ गई। ये मेरी दोस्त की दोस्त थी और अक्सर हमारा मिलना जुलना होता रहता था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये हमारे घर भी आती रहती थी और बहुत जल्द हमारी दोस्ती भी हो गई। मैं समझती थी कि ये मेरी दोस्ती की वजह से हमारे घर आती है, मगर ये तो असल में मेरे शौहर के पीछे थी। शुरू में तो मुझे शक न हुआ, मगर जब तक मैं समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। इसने काला जादू करवाकर मेरे शौहर को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था। वो बात बेबात मुझसे लड़ने झगड़ने लगा। आखिर इसने हम मियाँ बीवी में तलाक करवा दी और मुझ पर पागल होने का इल्जाम लगाकर मुझे पागल खाने भिजवा दिया। जब तक मेरा शौहर जिंदा रहा, इसके जादू के जेर असर रहा, इसका ताबेदार बनकर रहा। इसको मेरा शौहर और बेटा दोनों मिल गए, और दौलत भी, जिसके लिए ये सारी प्लानिंग की थी इसने। मेरे शौहर की करोड़ों की जायदाद की खातिर इसने कई साल मुझे बाहर न निकलने दिया
और मेरे बेटे को भी इसी वजह से बर्दाश्त करती रही और उसको भी जादू के जेर असर अपने बस में रखा। मैं जब पागल खाने से रिहा होकर आई तो इससे बदला लेने का सोचा। मैंने इसकी बेटी पर जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जहनी तवाजुन खोने लगी। फिर मजीद बदला लेने के लिए उस पर एक ऐसा अमल कर दिया कि ये शादी करते ही तलाक ले लेती। मैं इसकी माँ को ये दिखाना चाहती थी कि तुमने मेरा घर तोड़ा है, अब तुम्हारी बेटी का घर बार बार बसेगा और बार बार टूटेगा। इसीलिए मैं उस पर मुसलसल अमल करती रही और आज का अमल बहुत खतरनाक था। वो जिसका दरवाजा बजाती और शादी करती तो वो मर जाता और पुलिस इसकी बेटी को पकड़ कर ले जाती और पागल खाने भिजवा देती। मैंने ये सब बदला लेने के लिए किया, मगर जब पता चला कि ये मेरी ही बेटी से अपनी शादी करने वाली है तो मैं बेटी की जान बचाने के लिए भागी चली आई। मुझे क्या पता था कि ये अमल मेरी ही बेटी की जान ले लेगा। मेरी फुप्पो कहने लगी, हाँ मैं मानती हूँ मैंने जादू का सहारा लिया, मगर वो मेरी मोहब्बत थी जिसे तुमने धोखे से मुझसे छीन लिया था। मैं उसे चाहती थी, मगर जब वो मेरा ना हो पाया तो मुझे मजबूरन जादू का सहारा लेना पड़ा। इसी वजह से आज तक मेरे घर में मुझे पसंद नहीं किया जाता। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका क्या कसूर था? मैंने अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, आंखें खोल लो, तुम्हारे सामने सारी असलियत आ चुकी है। मेरा शौहर उठकर बैठा तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, हम बस ड्रामा कर रहे थे ताकि आप दोनों खुद अपने मुंह से अपने अपने जुर्मों का एतराफ कर लें। 2 हफ्ते पहले जब अम्मा से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे फुप्पो की सारी कहानी सुनाई कि कैसे जादू करके इन्होंने एक बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मुझे लगा कि शायद फुप्पो को बद्दुआ लगी है और इसीलिए उनकी बेटी ऐसी है। मैंने अपने शौहर की माँ को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि फुप्पो से कहूँ कि उनसे माफ़ी मांगकर अपना ज़मीर हल्का कर लें, मगर ये जानकर तो मैं शॉक्ड रह गई कि वो भी फुप्पो के रास्ते पर चलना शुरू हो गई हैं। ये सब ठीक नहीं था। मैंने अपने शौहर को बताया तो उसको यकीन ही ना आया। मैंने अपनी नंद को मौलाना साहब के पास ले जाना शुरू किया और घर पर भी दम करती रही। इस सब का मेरी सास को इल्म नहीं था। मेरी नंद ठीक होने लगी क्योंकि वो पैदाइशी पागल नहीं थी, बस उस पर जादू का असर था जो उतरने लगा, मगर वो मेरे कहने पर खुद को पागल ही जाहिर करती रही। मुझे इस साजिश का भी इल्म हो गया था जो आज की तारीख के लिए मेरे शौहर की माँ ने रची थी, इसीलिए हम ड्रामा करके अलग हो गए थे। मैंने अपनी नंद को समझा दिया था कि तुमने आकर मेरे घर का दरवाजा बजाना है। इनके जादू की वजह से ही इनको घर में कोई भी पसंद नहीं करता था और फुप्पो को इस बात का बहुत बुरा लगता था। इसीलिए उन्होंने मुझ पर जादू करना शुरू कर दिया ताकि वो मुझे अपनी बहू बनाकर मेरे घर वालों को अजियत दे सके। और इस बात का मुझे पता तब लगा जब फुप्पो को किसी आमिल से बात करते सुना। मेरे शौहर को अभी तक यकीन नहीं था, इसीलिए मैंने उसे कहा था कि तुम बस मरने की एक्टिंग करना, सारा सच खुद सामने आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, सब सच खुलकर सामने आ गया। उसे मालूम हो गया कि उसकी दोनों माएँ किस किस्म की औरतें थीं। इन दोनों औरतों ने एक दूसरे पर जादू करके अपनी अपनी आकिबत खराब कर ली थी। क्या ही अच्छा होता कि अगर कोई एक अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देती, मगर इंसान के हाथ ऐसे काम करके सिर्फ बर्बादी ही आती है। मैंने अपनी नंद को मुकम्मल ठीक करके उसकी शादी करवा दी और खुद अपने शौहर के साथ अलग घर में रहने लगी। मेरे घर वालों को जब सारी हकीकत का पता चला तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे अहल पसंद था। अगर फुप्पो मुझ पर जादू ना करती फिर भी शायद मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती, मगर मुझे इतना यकीन था कि अगर मुझे अपनी मोहब्बत ना मिलती तो मैं इस हद तक नहीं जा सकती थी कि गलत रास्ते से उसे हासिल कर लूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।